Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today we will be discussing what is the objective of financial management. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के अंदर. तो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इसको गोल भी बोल सकते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव सेट करना हर एक टॉप मैनेजमेंट की एक ड्यूटी होती है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जा सके कि बिजनेस को अचीव क्या करना है, गोल क्या है बिजनेस का, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं. तो जब भी आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप जीवन में जो कुछ भी करते हो उसके पीछे एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं. तो उसके पीछे आपका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो हम लोग नौकरी करते हैं ताकि हमें पैसे चाहिए. हमें पैसे क्यों चाहिए? ताकि हम लोग अपने घर बना सकें, आराम से जी सकें, बच्चों को एजुकेशन दे सकें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत कर सकें. तो आदमी जब भी कुछ काम करता है तो वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है. कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप चोरी करके पैसा नहीं कमाएंगे, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि आप ईमानदार रहें. ऑनेस्टी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच यू हैव सेट इन योर लाइफ. तो उसी तरह बिजनेस के अंदर भी आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं. और जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लोगे जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो उसमें बहुत मदद मिलती है मैनेजर को ये समझने में कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या ये मैं जो एक्शन ले रहा हूँ इससे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है. तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है? एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, आपको एक दिशा देता है, आपको आपको बताता है कि आप जो कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है. कि आप जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन जो भी आप ले रहे हो, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव के फ्रेमवर्क में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तरह से क्राइटेरियन है जिससे कि आप किसी भी एक्शन की, किसी भी डिसीजन की एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो. तो बिजनेस के अंदर दो तरह के गोल सेट किए गए हैं, दो ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. वो जो ऑब्जेक्टिव है वो है, दो अप्रोच हैं इसके रिगार्डिंग. पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना होता है कि या तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा या वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ट्रेडिशनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ज़्यादा पॉपुलर थी, बट नाउअडेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं आपको? अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं, आपको एक क्राइटेरिया देते हैं जिससे कि आप अपने आप के जो डिसीजन है आपके फाइनेंस से रिलेटेड उनको आप चेक कर सको कि क्या मेरे इस जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ उससे क्या मेरे बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा. तो देर आर टू अप्रोचेज इन दिस रिगार्डिंग. पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो पहली अप्रोच जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली सारी की सारी एक्टिविटीज जो मैनेजर एक्टिविटीज करता है फाइनेंस से रिलेटेड, वो उन एक्टिविटीज को करता है जिससे कि प्रॉफिट इंक्रीज होता है. तो ये अप्रोच सीधी कहती है कि जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो एक्टिविटीज को करो, और जिससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है उन एक्टिविटीज को अवॉइड करो. तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस एक्टिविटी को करना चाहिए, प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए जिससे प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो रहा है. तो बड़ी ही क्लियर बात बोली है कि प्रॉफिट हमारा क्राइटेरिया है. कोई भी काम आप करते हो, कोई भी डिसीजन आप लेते हो, डिविडेंड देना है या नहीं देना, एसेट खरीदनी है या नहीं खरीदनी, कैश कितना लेना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, कोई भी डिसीजन आप लेते हो, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो डिसीजन ले लो, प्रॉफिट घट रहा है तो वो डिसीजन मत लो. ये सीधा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का फंडा है. अब इस ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि बिजनेस किस लिए काम करता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है. हर आदमी प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है. तो अगर एक कंपनी है उसका भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है. तो इसके फेवर में, इस अप्रोच के फेवर में कुछ आर्गूमेंट है. इस अप्रोच के फेवर के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं राइटर ने. पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्रॉफिट है वो एक अच्छा मेजरमेंट है परफॉर्मेंस का. कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ये किस बात से पता लगता है कि प्रॉफिट कितना कमा रहे हो. अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इससे आप उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हो. तो प्रॉफिट जो है वो एक अच्छा क्राइटेरियन है इकोनॉमिक एफिशिएंसी चेक करने का.
तो इट्स ए यार्ड स्टिक। तो ये एक अच्छा क्राइटेरियन है, एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिससे कि आप बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो वेरी इजीली। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो आप विद इन ए सेकंड कह सकते हो कि सर ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्योंकि ये कई सालों से प्रॉफिट नहीं कमा रही। दूसरी मेन बात कि हम इसको क्यों कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है उससे एफिशिएंट तो एलोकेशन होता है कि पैसा जो है आप उस जगह पे लगाते हो जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलती है, और यूटिलाइजेशन भी रिसोर्सेज का अच्छा होता है। क्योंकि प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? प्रॉफिट आपको जब मिलेगा जब आप अपने रिसोर्सेज को ढंग की जगह पे लगाओगे, ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पे आपको जितनी कॉस्ट पड़ी है उससे ज्यादा आपको क्या आएगी? रिटर्न आएगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। तो अगर रिटर्न ज्यादा कब आएगी, कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न कब आती है? जब आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली करते हो, अपने जो जहां जहां से आपने पैसे लिए हैं उसको आप अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हो, पूरा सोच समझ के, पूरा एनालिटिकली उसको स्टडी करके फिर आप पैसों को लगाते हो बिजनेस के अंदर। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनमें आप पैसा लगाओगे, जो लेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होंगे उनको आप छोड़ दोगे, तो उससे आपका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप कुछ सोशल वेलफेयर भी कर दोगे। सबसे पहले तो आपको, जैसे आप मान लो आपने एक कंपनी खोल रखी है और आपने स्कूल भी खोलना है, आप चाहते हो कि मैं स्कूल भी खोल के देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, वो आप तभी पूरी कर पाओगे ना जब आपके पास प्रॉफिट आपके मैक्सिमाइज होंगे। आपको प्रॉफिट हो नहीं रहे और आप चले इन्वायरमेंट को सुधारने, तो आप कैसे चंदा दे पाओगे, कैसे आप मदद कर पाओगे गवर्नमेंट की या फिर सोसाइटी की या पब्लिक की? तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आप सोशली भी उसको, लोगों का सोशली वेलफेयर भी करते हो। तो प्रॉफिट बहुत जरूरी है सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो अगला है सोर्सेज ऑफ इंसेंटिव। प्रॉफिट जो है वो एक मोटिवेटर का काम करता है, एक इंसेंटिव की तरह काम करता है, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा भूख लगती है प्रॉफिट कमाने की। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो कोई ढंग से काम नहीं करता, सब लोग ऐसे डाउन से रहते हैं। तो अगर प्रॉफिट का मोटिव अगर निकाल लिया जाए तो डेवलपमेंट नहीं होगी बिजनेस की। अगर आपको कोई कहे कि ये बिजनेस क्यों चला रहे हो, आप कहते हो यूं चला रहे हैं बस टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए नहीं होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उससे और आपको इंसेंटिव मिलता है, बिल्कुल क्लियर सीधा। दैट इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशन। अब देखो कई बार बिजनेस के अंदर ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन या बिजनेस कंडीशन आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो कई बार कुछ बुरी कंडीशन भी आ जाती है बिजनेस के अंदर, जैसे कि कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, रिसेशन आ गया, अब जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है। तो इस एडवर्स सर्कमस्टांसिस के अंदर बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा अगर इसके पास कुछ पहले की अर्निंग पड़ी हो, पहले के प्रॉफिट इसने कमा रखे हो। तो अब जैसे शुरू में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, तो 21 दिनों में भी अगर मान लो आपकी सारी सेविंग उड़ गई है 21 दिनों में, तो इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन कि आप 21 दिन तक ही संभाल के नहीं रख सके अपने आप को। आपके पास इतने कम प्रॉफिट आपने बचा के रखे थे कि आप 21 दिन सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये प्रॉफिट बहुत काम आता है जब भी बिजनेस के ऊपर कोई उल्टी कंडीशन लग जाती है। तो बिजनेस को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके रखना चाहिए ताकि जब भी कोई उल्टी कंडीशन सर्कमस्टांसिस कोई बुरे आए तो उससे आप उसको हैंडल कर पाओ। हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि जब भी आप अपने फर्म को, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, कंपनी के बिजनेस को, तो पास्ट के जो प्रॉफिट है वही काम आते हैं सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से लोन ले लेके अपने बिजनेस को बढ़ाते चले जाओ। तो जो रिटेन अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट आपने कमा के रख रखा है, वही सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है। जैसे पर्सनल फाइनेंस में बात करें तो आपको नया प्लाट खरीदना है अपने लिए, आपको अपने रहने के लिए घर बनाना है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको 50 लाख का प्लाट है, 50 लाख रुपए ऊपर लग जाएंगे तो आप सारे के सारे लोन ले लो। तो कम से कम आप कुछ पैसे अपनी तरफ से मिलाते हो ना। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट जो आपने बचा के रखा होता है अपने सैलरी में से या अपने बिजनेस में से। तो ये बहुत काम आता है जब भी आप फर्म को बढ़ा रहे हो, तो आपका अपना प्रॉफिट ही सबसे, क्योंकि वो सबसे फ्रीली अवेलेबल होता है। बाहर से लोगे आपको पैसा देना पड़ेगा, शेयर होल्डर से लोगे उनको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएं। अब अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब कुछ क्रिटिसिज्म भी कर लें कि
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये अप्रोच अब नहीं चल रही, क्यों इस अप्रोच को अब डिसरिगार्ड कर दिया गया है इसका। अब जो है मॉडर्न अप्रोच चल रही है, इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉफिट का क्या मीनिंग है। यहाँ पे ये जो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, बार बार प्रॉफिट प्रॉफिट लगे हुए हो आप पिछले 10 मिनट से, वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है भाई? वो प्रॉफिट कौन सा है? वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? टोटल प्रॉफिट है या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट है? ये कुछ भी क्लियर नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट है या रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड है, क्या है ये? कुछ भी क्लियर नहीं कर रखा है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही एम्बिग्युइटी आ गई है, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो ये पता नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट आप बढ़ा के दिखा सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी मत दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन मत लगाओ, रॉ मटेरियल की पेमेंट मत करो, राइटर्स को पेमेंट मत करो, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। 2-3 सालों तक आप ऐसे करते रहो तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन है ना, कि आप अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहे, सैलरी नहीं दे रहे, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हो बस। तो कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है ये कंसेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है ये यूं नहीं देखता कि जो पैसा आप कमा रहे हो वो पैसा आपको कब मिल रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 100 रुपये आपको आज चाहिए, या तो 100 रुपये आज ले लो टुडे, या फिर 100 रुपये आप 1 साल बाद ले लो आफ्टर 1 ईयर, तो आपकी चॉइस क्या होगी? आप फटाफट कहोगे सर 100 रुपये मुझे आज चाहिए। क्यों क्यों चाहिए भैया आज आपको? 1 साल बाद भी तो ले सकते हो आप। तो आप कहोगे सर नहीं, 100 रुपये अगर आप मेरे को दोगे आज तो मैं इसको बैंक में भी सबमिट करवा सकता हूँ, डिपॉजिट करवा दूंगा, मेरे को लगभग 6% रिटर्न मिल जाएगी, तो 1 साल बाद वो हो गए 106 रुपये। 6 रुपये का क्यों नुकसान करना है? दूसरा ये है सर, 1 साल बाद आप मना कर दो, क्या पता आप मर जाओ, क्या पता मैं मर जाऊं, क्या पता देश पे हमला हो जाए, चाइना हमला कर दे, फिर ये बात ही खत्म हो जाए लेने देने वाली। तो अनसर्टेनिटी है कल की, तो आज ही ले लो जो लेना है ना। तो वैल्यू होती है पैसे की, कुछ पैसे की जो वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें ये इंटरेस्ट छुपा होता है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब अगर आप देखोगे कि इस अप्रोच के अंदर मान लो 2 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और ये प्रोजेक्ट आपको जो है वो 3 साल तक रिटर्न देंगे। तो प्रोजेक्ट ए से जो रिटर्न आ रही है आपको पहले साल में, वो कितने पैसे आ रही है? प्रोजेक्ट ए से आपको पहले साल 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रोजेक्ट बी आपको कुछ नहीं देगा पहले साल। सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट ए से आपको 10.5 लाख रुपीज मिलेंगे, प्रोजेक्ट बी आपको 10 लाख रुपीज देगा। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट ए से आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे, प्रोजेक्ट बी आपको 10 लाख रुपए देगा। तो टोटल 20 लाख हो गए प्रोजेक्ट बी से, और टोटल 20 लाख ही हो गए प्रोजेक्ट ए से। अब ये 2 प्रोजेक्ट थे ए और बी, ये दोनों ही आपको 20 लाख रुपीज दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर दोनों प्रोजेक्ट ही बढ़िया हैं, दोनों में से कोई सा ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या कर दिया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे इग्नोर किया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूं इग्नोर किया आपने कि इन दोनों प्रोजेक्ट को आप कह रहे हो सर 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, बट मैं कहता हूँ ए प्रोजेक्ट ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ए प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में 3.5 लाख रुपए दे रहा है, जो कि बी प्रोजेक्ट कुछ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये जो 3.5 लाख रुपए हैं, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो अपने क्रेडिटर्स की, जो भी आपके बिजनेस के अंदर पैसा आएगा उसको आप यूज कर सकते हो। तो ए जो है आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, क्योंकि ये 3.5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट कर दोगे और तीसरे साल के एंड तक आपको ये कुछ और रिटर्न कमा के दे देगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों प्रोजेक्ट में से ए ज्यादा बढ़िया है।
तो जितना प्रॉफिट आप अर्लियर ईयर में कमाते हो उसको आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। वो सारे प्रोजेक्ट को बराबर मानती है, कभी भी प्रॉफिट मिले बस। थर्ड पॉइंट, इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का क्या मतलब होता है कि इस अप्रोच के अंदर रिस्क को इग्नोर किया जाता है। अगर मान लो दो फर्म हैं और दोनों के दोनों बराबर पैसा कमा रहे हैं, दोनों की अर्निंग बराबर है, बट अगर एक फर्म की अर्निंग ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है दूसरे के मुकाबले, तो इसका मतलब दूसरी जो फर्म है वो ज़्यादा रिस्की है। दो फर्म है, ए और बी, दो फर्म है, दोनों बराबर पैसा कमा रही हैं, बट ए की जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो मतलब ए जो है उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा रिस्की है। तो इन्वेस्टर जो है वो कौन सी फर्म में लगाना चाहेंगे पैसा? बी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। बट शेयर होल्डर जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि वो किसी भी फर्म में लगा देंगे। वो हमेशा, इन्वेस्टर जो होते हैं वो, उनकी हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि रिस्क कम हो, हालांकि चाहे इनकम कम हो जाए बट रिस्क भी कम हो। तो इस अप्रोच के अंदर रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाता है कि प्रॉफिट होना चाहिए बस। प्रॉफिट चाहे फ्लक्चुएट होता रहे, कहीं से भी आए, कितना मर्जी आए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं, ये रिस्क को नहीं देख रहे कि रिस्क कितना ज्यादा है। ठीक है ना? दो फर्म है, एक फर्म 50 लाख कमा रही है, दूसरी फर्म 30 लाख कमा रही है, तो ये फर्म कहती है कि, ये अप्रोच कहती है कि 50 लाख वाले के पीछे चले जाओ। हालांकि 50 लाख वाला पता नहीं क्या क्या गलत तरीके से प्रॉफिट बढ़ा रहा है अपना, कि शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बना रहा है, कैसे क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहा, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं लगा रहा, जो आपके सैलरी वगैरह देनी है वो नहीं दे रहा, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जा रहा है। इसके बाद आता है, आपका आता है नया पॉइंट, इग्नोर्स फ्यूचर प्रॉफिट। जो बिजनेस जो होता है वो सिर्फ ऐसे नहीं चलता कि अपने आज के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लो। ये जो अप्रोच है, ये क्या कह रही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो बस, आज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो, कल की छोड़ो। बिजनेस चलता है भैया लंबे टाइम तक, और लंबे टाइम तक बिजनेस चलाना है तो लंबे टाइम तक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की अप्रोच होनी चाहिए, ना कि आज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। तो कुछ फर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि उनकी सेल बढ़ जाए, है ना? तो लोअर प्रॉफिट हो सकता है कि आज आपका लोअर प्रॉफिट हो, बट फ्यूचर में प्रॉफिट आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। बट अगर आपने ये अपना मोटिव बना लिया कि हमें तो आज का प्रॉफिट ज्यादा करना है, तो फिर आज के प्रॉफिट के लिए तो आपको बहुत कुछ गलत चीजें करनी पड़ेंगी। ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी मत दो, ठीक है ना? अगर आपको सेल बढ़ानी है अपनी, तो हो सकता है आपको कुछ उधार भी देना पड़े, तो आप कहोगे सर उधार देने से तो हमारी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा हमारा। तो ये फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर करता है। इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। ये अप्रोच जो है वो, कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी होते हैं बिजनेस के। सोसाइटी में ही बिजनेस पलता है और सोसाइटी के लिए बिजनेस को कुछ करना चाहिए। जैसे कि सोसाइटी से मतलब है हमारा कि जो अलग अलग लोग हैं उनके लिए कुछ करो। जैसे आपके वर्कर हो गए, आपके जो एम्प्लॉयज हैं हो गए, कंज्यूमर हो गया, सोसाइटी एज ए होल हो गया, गवर्नमेंट हो गई, जो गरीब बच्चे हैं, जो जो कुछ आश्रम है, विधवा आश्रम है, उनके लिए कुछ करो, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करो। बट ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है, ये यूं कहती है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाओ बस, बाकी लोग भाड़ में जाएं, हमें तो अपना अपना देखता है बस। तो ये सोशल ऑब्लिगेशन को इग्नोर करती है, ये सोशल है, सोशल। तो इसमें सोशल ऑब्लिगेशन का कोई स्थान नहीं है, अपना प्रॉफिट बढ़ाते चलो और अपने ही बस गीत गाते चलो। फिर उसके बाद है, इट निग्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये अप्रोच क्या कहती है कि फर्म डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि डिविडेंड देगी तो फिर प्रॉफिट बाहर जा रहा है, तो डिविडेंड नहीं देती ये फर्म। इस तरह की जो फर्म होती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाती रहती हैं। उनको पता है कि डिविडेंड देंगे तो प्रॉफिट बाहर जा रहा है, तो इससे क्या होगा, वो सारा का सारा रिटेन अर्निंग रख लेती है ताकि अर्निंग पर शेयर बढ़ती रहे। तो इससे प्रॉब्लम होती है, इससे डिविडेंड देने पे जोर ही नहीं आता, डिविडेंड देता ही नहीं है इस तरह का बिजनेस।
उसको ये नहीं पता कि डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, इससे आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्रभावित होगा। बट उनको तो सिर्फ एक आग लगी हुई है कि प्रॉफिट बढ़ता जाए और सारे का सारा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग कर लो, अपने पास रख लो सारा प्रॉफिट, और इसको आगे फिर बिजनेस में लगा दो, फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो भाई डिविडेंड कब दोगे? तो ये क्लियर है कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है ये अनसुटेबल है, इनअप्रोप्रिएट है। ये ना केवल एम्बिगुअस है बल्कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर नहीं करती, रिस्क को कंसीडर नहीं करती, सोशल ऑब्लिगेशन को कंसीडर नहीं करती, डिविडेंड पॉलिसी को कंसीडर नहीं करती। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। तो हम जो दूसरी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच जिसको कहते हैं, उसको अब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि रिस्क को कंसीडर नहीं करता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता था, ये नहीं पता था प्रॉफिट कौन सा है, फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर करते थे, बस प्रेजेंट के प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन नहीं था। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आपको कौन सी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है कि हमने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर्स की। किसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है? बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर ओनर कौन होते हैं बिजनेस के? शेयर होल्डर्स। तो हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? भैया शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब उसका मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस बढ़ता है। शेयर का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ेगा तो फिर उसकी वेल्थ बढ़ेगी। तो हमें फाइनेंशियल मैनेजर को वो सारे डिसीजन लेने हैं जिससे मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस बढ़े। तो ये क्लियर कट क्राइटेरिया है। तो इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच इसको क्यों बोलते हैं कि एक जो आप किसी भी एसेट की अगर वर्थ देखना चाहते हो कि आपको किसी प्लांट में या किसी मशीनरी में अगर पैसा लगाना है तो वो कैसे लगाओगे आप? तो आप ये देखते हो कि उससे बेनिफिट कितने रिसीव होने वाले हैं और इसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच डिस्कस करते हो तो आप कोई भी प्लांट के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी मशीनरी के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी एसेट के अंदर जो पैसा लगा रहे हो उसका क्या क्राइटेरिया है कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और आप जो पैसा लगा रहे हो उसका बेनिफिट कितना मिलने वाला है। उसको आप किस तरीके से मेजर करते हो कि बेनिफिट्स जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनकी आज वैल्यू कितनी है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। क्योंकि पैसा आप आज लगा रहे हो ना, आज जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, आज मान लो आप एक प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट ए के अंदर पैसा लगा रहे हो और उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे आपको कई सालों तक, मान लो आने वाले 5 साल तक आपको कुछ प्रॉफिट, कुछ अर्निंग होगी इस प्रोजेक्ट से। तो ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं आगे आने वाले 5 सालों तक, उस बेनिफिट की आज वैल्यू कितनी है? तो उनकी अगर आज वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। उसके लिए क्या ध्यान में रखते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं उस प्रोजेक्ट की अर्निंग को। उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न चल रही है उससे उस अर्निंग को आप डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो आप कि आपको 1 साल बाद 1,10,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है? उसकी आज वैल्यू कितनी होगी, यही क्वेश्चन है ना। और मार्केट में रेट कितनी चल रही है? 10%। मार्केट में 10% रेट ऑफ रिटर्न चल रही है फिलहाल। तो 1,10,000 रुपये जो आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं, आफ्टर 1 ईयर, उसकी आज वैल्यू क्या होगी? तो 1,10,000 रुपये को आप डिवाइड कर दो 10% से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? आज कितनी वैल्यू है? 1,00,000 रुपये। तो उसी तरह फ्यूचर में जो 5 साल बाद आपको पैसे मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से, उसको आप कन्वर्ट कर दो आज की वैल्यू में, उसके पास आपके पास क्या आ जाएंगे? बेनिफिट। तो इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर आप क्या करते हो? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर क्या करते हो आप?
जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उनकी आज वैल्यू कितनी है और जो कॉस्ट लगने वाली है उसकी वैल्यू आज कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू, सब कुछ प्रेजेंट के हिसाब से करेंगे। तो बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और जो कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो बेनिफिट में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो आपके पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव आती है तो उस प्रोजेक्ट को आप ले लो, अगर ये नेगेटिव आती है तो उस प्रोजेक्ट को मत लो। इससे क्या होगा, इससे आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इससे वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, तो इसको लेना चाहिए। और अगर आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेता है उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आती है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे शेयर होल्डर की वेल्थ कम हो रही है। अगर आपके पास कई प्रोजेक्ट हैं, मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट में तीनों की प्रोजेक्ट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सा प्रोजेक्ट लोगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट आती है, तो इसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जिसमें कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अच्छी है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अच्छी है। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है कि विच अप्रोच इज बेटर। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की जो लिमिटेशन है वो सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ दूर हो जाती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, इसमें रिस्क को भी कंसीडर किया जाता है, इसमें सोशल ऑब्लिगेशन भी है, और ये डिविडेंड पॉलिसी को भी ध्यान में रखता है। तो क्या क्या अच्छे पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो अच्छी है, क्योंकि ये क्या करती है, कैश फ्लो को लेके चलती है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके चलती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर आप कैश फ्लो को देखते हो, ना कि अकाउंटिंग फ्लो को देखते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपने सैलरी पे नहीं की, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्रेडिट में सेल कर दो, सेल बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों से आपको काफी रियल सिचुएशन का पता नहीं लग रहा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेकर चलते हो, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के आप कैश फ्लो को देखते हो, कैश कितना आया, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। दूसरा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, पहले जो पैसे मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, इसके बजाय कि 1 साल बाद कितना मिलेगा। तीसरा, ये रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट को भी ध्यान में रखती है, क्योंकि आप डिविडेंड पे करोगे, शेयर होल्डर्स को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, उनको तसल्ली मिलती है कि डिविडेंड मिल रहा है, उससे मार्केट में शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ती है। चौथा, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी देखता है कि एक 2 फर्म है, वो जो ज्यादा रिस्की होगी उसको देखा जाएगा, उसमें कम इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें कम रिस्क होगा उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखती है कि आपके जो आप कौन सा डिसीजन लेते हो जिससे आपके वर्कर्स को, जिससे आपके कस्टमर को, गवर्नमेंट को, इन सबको फायदा हो। और इन सबको फायदा कब होगा, जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ को ध्यान में रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का प्रॉफिट बढ़ा लो, आज का प्रॉफिट तो आप बढ़ा सकते हो बेईमानी करके, डेप्रिसिएशन मत लगाओ, सैलरी मत दो, क्रेडिटर्स को मत पे करो, तो करंट प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, बट बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए काम करता है। तो ये जो अप्रोच है ये लंबे टाइम तक चलती है और ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ को ध्यान में रखती है। तो हम कह सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।